सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कल यूनियन बजट पेश हुआ और हर वर्ष की तरह आपको पता है कि बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। और कल का जो बजट था उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हर वर्ष की तरह मैं फिर से ये डेटा लाया हूँ, है ना। पिछले वर्ष भी मैंने बताया था, उससे भी पहले मैंने बताया था मैं डेफिसिट, है ना, कि सरकार का जो बजट होता है वो डेफिसिट बजट होता है। और डेफिसिट में जो डेटा है ये आपको याद रखना होता है। तो कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट होगा जो आपके एग्जाम में सवाल पूछेगा। तो आज पहले हम लोग ये डेफिसिट देखेंगे, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू, प्राइमरी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये क्या होता है, इसको समझेंगे अच्छे से। और इस वीडियो में मैं फिर बताऊंगा कि भविष्य में आपसे एग्जाम में किस तरह का सवाल पूछ सकता है। एक तो ये। दूसरा चीज़ कि मैंने बताया कि इस बजट में बहुत कुछ ऐसा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बजट जो यूनियन बजट है उसका वीडियो एक साथ हम लोग नहीं बना रहे, हम लोग क्या करेंगे, पार्ट वाइज बनाते चलेंगे। जैसे मैंने डेफिसिट एक बार बता दिया, आपको पता है कि इनकम टैक्स में कुछ बदलाव किया गया, तो क्या बदलाव किया गया, क्या एग्जाम में सवाल पूछ सकता, उसका अलग वीडियो बनेगा। तो ऐसे करके जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग अलग अलग क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे, ताकि हम लोग का बजट क्या हो जाए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो पूरा 100% कंप्लीट हो जाए। तो खैर, यूनियन बजट, एक तो पहला चीज आपको पता है कि बजट वर्ड कहीं भी संविधान में नहीं मिलता। संविधान में जो टर्म यूज किया गया वो कौन सा वर्ड यूज किया गया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण। तो यूनियन बजट जिसको हम लोग बोलते हैं वो दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 112 में आता है ना। तो ये सब तो बेसिक चीज हो गया, मैंने कई बार आपको बताया है। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ बजट, है ना, बजट का इतिहास क्या रहा है, ये भी मैंने क्लास लिया है, पिछले साल मैंने लिया था क्लास की इतिहास क्या। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जिन्होंने नहीं देखा होगा आप जाके देख सकते हैं। पूरा इतिहास मैंने बताया शुरू से, बजट का पूरा इतिहास, तो वहां पे आप देख सकते हैं। तो आज पढ़ाने का जरूरत नहीं कि बजट का इतिहास। तो हम लोग, हमारा जो फोकस होगा वो फोकस होगा 2025-26 जो बजट आया है, कल जो पेश हुआ है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि इसका ट्रेडिशनल पार्ट जो है वो मैंने कई वीडियो में बताया है, आप उसको जाके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए समझते। अब आपको यहां पे डेटा है, डेटा आपको यहां पे याद रखना है ना, आंकड़ा है परसेंटेज वाइज। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है ये सवाल कि फिस्कल डेफिसिट इस बार का कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है। थोड़ा थोड़ा पहले हम लोग ये समझ लेते हैं इस टर्म का क्या मतलब है, इस टर्म का क्या मतलब है, फिर हम लोग समझेंगे कि कौन सा डेटा हम लोग को याद करना है ना। क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारा डेटा लिखा है, आपको कौन सा याद रखना है, कौन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये डेफिसिट होता क्या है ना। पहला चीज कि यूनियन बजट जो पेश होता है वो डेफिसिट बजट होता है, मतलब घाटा वाला बजट होता है। क्योंकि भारत जो है एक विकासशील देश है, और हम लोग क्या रहता है, हमारा जो बजट है वो क्या है, घाटा में रहता है। तो डेफिसिट का मतलब क्या हो गया, घाटा। डेफिसिट क्या होता है वैसे ही समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपका जो रिसिप्ट है, ठीक है, आपका जो रिसिप्ट है और आपका जो एक्सपेंडिचर है, एक होता है रिसिप्ट, एक होता है एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट मतलब क्या हो गया, आय, है ना, ये आपका आय जो है, इनकम जो है। और एक्सपेंडिचर को हिंदी में बोलते हैं व्यय, ये आपका खर्च है। जब आपका खर्च आपके आय से ज्यादा हो जाए, जब आपका खर्च आपका आय से ज्यादा हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि आपका जो बजट है वो क्या है, घाटा वाला बजट है। कहने का मतलब, मैं 100 रुपया कमा रहा हूं, मैं 100 रुपया इनकम कमा रहा हूं और खर्च मेरा 104 रुपया है, तो मैं क्या कहूंगा कि 4 रुपए, अब इसका तो मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा ना, तो मैं कहूंगा कि 4% का मेरा क्या है, डेफिसिट है। ये बजट में मेरा 4% का क्या है, डेफिसिट। तो डेफिसिट या घाटा का मतलब क्या होता है, तो डेफिसिट या घाटा का मतलब होता है कि जब एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसिप्ट, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, तो आप तो ये जान रहे कि डेफिसिट का मतलब क्या है, मैंने आपको बता दिया। तो अब सर, तो यहां पे अलग अलग डेफिसिट क्या है, यहां पे फिस्कल डेफिसिट, तो सिर्फ डेफिसिट लिख देना चाहिए बजट में। तो यहां पे फिस्कल लिखा हुआ है, कहीं रेवेन्यू लिखा हुआ है, कहीं प्राइमरी लिखा हुआ है, कहीं पे इफेक्टिव रेवेन्यू लिखा है, इसका क्या अर्थ होता है। तो डेफिसिट तो एकदम सिंपल परिभाषा मैंने आपको बता दिया। क्या मैंने बताया कि आपका जो खर्च है वो आपका इनकम से ज्यादा हो जाए, तो आप क्या कहेंगे, डेफिसिट है। ठीक है, ये तो साधारण परिभाषा। लेकिन इसका जो प्रकार है ना, इसका जो टाइप्स ऑफ डेफिसिट यहां पे आप देख रहे हैं, इसका क्या अर्थ होता है, इसको भी थोड़ा थोड़ा आप क्या कीजिए, समझ जाइए। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। इसको हिंदी में क्या क्या कहते हैं जान लीजिए। जो हिंदी मीडियम के हैं इसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। इसको क्या कहते हैं, राजकोषीय घाटा।
रेवेन्यू डेफिसिट को हम लोग कहते हैं राजस्व घाटा, प्राइमरी डेफिसिट को हम लोग कहते हैं प्राथमिक घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को हम लोग कहते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। तो ये हिंदी इसका नाम है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब एक चीज देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके जल्दी से कि ये डेफिसिट होता क्या है, और फिर हम लोग बात करेंगे 2025-26 का जो यूनियन बजट है इसमें आपको क्या याद रखना है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट किस डेफिसिट को हम कहते हैं, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, देखिए फिस्कल डेफिसिट एक ऐसा डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट एक ऐसा डेफिसिट है जिसमें हम लोग टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर को देखते हैं। मतलब समझिएगा, सरकार का जो रिसिप्ट होता है, सरकार का जो रिसिप्ट होता है, और एक होता सरकार का क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। सरकार का रिसिप्ट दो प्रकार का होता है, एक को हम लोग कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, ये सब टर्मोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल बनता है, और एक को हम लोग कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ठीक, एक को हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, एक को कहते हैं हम लोग क्या, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, सरकार का जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक को हम लोग कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक को हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक, समझ में आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया, सरकार का इनकम जो है, सरकार का रिसिप्ट जो है, रिसिप्ट का मतलब सरकार का आय है ना, सरकार का आय दो प्रकार का होता है, एक राजस्व आय होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, एक पूंजीगत आय होता है, पूंजी आय होता है, जिसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं, पूंजीगत आय। ठीक है, वैसे ही सरकार का जो खर्च है, एक्सपेंडिचर, वो भी दो प्रकार का है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। फिस्कल डेफिसिट उस डेफिसिट को बोला जाता है जब सरकार का, देखिए ये दोनों रिसिप्ट, जब ये दोनों रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, और ये दोनों एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। मतलब क्या है, जब भी हम लोग बात करेंगे कि टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, अच्छा एक कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि सर रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, ये पता नहीं है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस वीडियो में बने रहे, हर कुछ पता चलेगा। एकदम धैर्यपूर्वक वीडियो को सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, तो आपको एक एक चीज समझ में आएगा। बहुत अच्छे से मैं इजी लैंग्वेज में और इजी एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा। अभी बस आप जो जो चीज मैं बताते चलो फिलहाल उस पर ध्यान दीजिए, ये मत सोचिए कि सर ये क्या होता वो क्या होता, अभी जो मैं बता रहा हूं बस उतना आप सुनते चलिए, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। वीडियो में एंड करूंगा, अगर फिर समझ नहीं आएगा फिर आप कमेंट बताइएगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है, इसमें क्या देखा जाता है कि जब टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसिप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और टोटल रिसिप्ट का मतलब हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल रिसिप्ट। तो सरकार का कुल आय और सरकार का कुल व्यय, तो जब सरकार का कुल व्यय जो है वो कुल आय से ज्यादा हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे घाटा, और उस घाटा, उस डेफिसिट को ही नाम देते हैं फिस्कल डेफिसिट। उसको हम क्या बोलेंगे, फिस्कल डेफिसिट। तो सरकार का मान लीजिए कि टोटल आय, ये दोनों देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर और ये टोटल आय है, इनकम मतलब रिसिप्ट, ये टोटल रिसिप्ट मान लो 100 रुपया है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, सरकार का टोटल रिसिप्ट कितना है, 100 रुपया, और सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर 104 रुपया। ठीक है, सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, 104 रुपया। तो हम कहेंगे कि 4 रुपया जो घाटा है, ये घाटा कौन सा घाटा है, इस घाटा को हम लोग फिस्कल डेफिसिट कहेंगे, राज्यकोषीय घाटा। तो ये स्पष्ट हो गया। याद रखिएगा, अगर मैं बोलूंगा सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट, तब फिस्कल डेफिसिट नहीं होगा। फिस्कल डेफिसिट जब भी हम लोग टर्म यूज करते हैं, इसमें क्या होता है, टोटल रिसिप्ट को हम लोग देखते हैं और टोटल एक्सपेंडिचर को हम लोग देखते हैं। जब टोटल एक्सपेंडिचर, कुल व्यय, कुल खर्च सरकार का,
कुल आय से ज्यादा हो जाए तो उसको फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। मेरे ख्याल से ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। अभी मैंने ये बताया है रेवेन्यू रिसिप्ट ये क्या होता है मैं बताऊंगा, बस अभी पहले समझते चलिए, यहां तक क्लियर है। साथ ही साथ आप रेवेन्यू डेफिसिट को भी समझ जाइए। तो फिस्कल डेफिसिट आपको ये स्पष्ट हो गया होगा, फिस्कल डेफिसिट आपको स्पष्ट हो गया होगा। फिस्कल डेफिसिट क्या हमने बोला कि जब टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से ज्यादा हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिस्कल डेफिसिट। याद रखिएगा टोटल, अगर आप टोटल नहीं लगाते हैं तो फिस्कल डेफिसिट का डेफिनेशन आप गलत बता रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट में टोटल लगाना जरूरी, कुल है ना, कुल व्यय कुल आय से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। याद क्लियर। यही इसी एग्जांपल से आप रेवेन्यू डेफिसिट समझ सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्लियर हो गया। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट हम कहते हैं, डेफिसिट का मतलब डेफिसिट है, इसका मतलब तो घाटा ही है। आपको ये चीज स्पष्ट हो गया, घाटा मैंने शुरू में बता दी क्या होता है। अब प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, जब केवल हम रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन दोनों का डेटा निकालते हैं। मतलब जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट, समझिएगा, एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट से क्या है, ज्यादा है, तो उस घाटा को, तो घाटा हुआ, समझ पा रहे हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब खर्च ज्यादा है, आय कम है, तो उस घाटा को हम लोग कहेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। तो आपसे किसी इंटरव्यू में पूछे, किसी एग्जाम में सवाल पूछे कि आप बताओ फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में क्या अंतर है, तो आप बताइएगा कि रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है वो केवल रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही देखते हैं। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीप्ट से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। और फिस्कल डेफिसिट में रेवेन्यू रिसीप्ट के साथ साथ कैपिटल रिसीप्ट भी देखते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी देखते हैं। इसका मतलब हम लोग टोटल रिसीप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर देखते हैं, और टोटल एक्सपेंडिचर जब टोटल रिसीप्ट से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। मेरे ख्याल से ये स्पष्ट हो गया होगा, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार 3 बार आप वीडियो को सुनिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये समझ पा रहे हैं तो बस फिर से मैं एक बार दोहरा दे रहा हूं, शॉर्ट में समझ जाइए। 2 चीज दिमाग में रखना, इस दोनों में अंतर। फिस्कल डेफिसिट में टोटल हम लोग देखते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसिप्ट, और रेवेन्यू में क्या देखते हैं, टोटल नहीं, रेवेन्यू में देखेंगे जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट, तो उस घाटा को हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। क्लियर है ना। अब प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है ना। प्राइमरी डेफिसिट हम उस डेफिसिट को कहते हैं, प्राइमरी डेफिसिट उस डेफिसिट को कहते हैं जब सरकार का फिस्कल डेफिसिट में, मतलब यूनियन का फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं। अब बहुत तो समझ नहीं आएंगे सर क्या इंटरेस्ट पेमेंट, तो थोड़ा सा अब आपको प्राइमरी डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट समझने से पहले, और खास करके इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट तभी समझ में आएगा जब मैं अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि रेवेन्यू रिसीव्ड, कैपिटल रिसीव्ड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। जब ये चीज आप समझ जाइएगा तो आपको ये चीज बहुत आसान से समझ में आ जाएगा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। समझिएगा, देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट, अब हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट। पहले रिसिप्ट को देख लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर को देख लेंगे। देखिएगा यहां पे हम लोग बात करें आय का। अब आय जो आता है, मतलब इनकम जो सरकार का आता है, रिसिप्ट जो आता है, ये भी अलग अलग प्रकार का है। यहां पे आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट अलग है ना, कैपिटल रिसिप्ट अलग है, मतलब इनकम भी 2 प्रकार का है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट हम उस रिसिप्ट को कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट हम उस रिसिप्ट को कहते हैं जो सरकार के ऊपर कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता, सरकार के ऊपर कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता है, और ना ही सरकार अपना कोई एसेट को बेचकर पैसा कमाता है। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा। पहले परिभाषा समझ लीजिए। परिभाषा मैंने क्या बताया कि रेवेन्यू रिसिप्ट उस रिसिप्ट को कहते हैं जो लायबिलिटी क्रिएट नहीं करता है, जो सरकार के ऊपर लायबिलिटी नहीं क्रिएट करता है, और ना ही सरकार किसी एसेट को बेचकर इनकम कमाया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे समझिएगा, सरकार अगर लोन लेता है, मान लेते हैं सरकार लोन लिया कहीं से, तो सरकार जब लोन लेगा तो सरकार के पास रिसिप्ट आ रहा है ना, रिसिप्ट आ रहा है ना, एक्सपेंडिचर तो नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, रिसिप्ट आ रहा है, मतलब इनकम आ रहा है। सरकार ने 10 करोड़ का लोन ले लिया तो सरकार के पास 10 करोड़ रुपया आ गया ना, तो रिसिप्ट उसको कहेंगे ना। लेकिन जब वो लोन लिया जा रहा है तो सरकार को विथ इंटरेस्ट उसको क्या करना है, विथ इंटरेस्ट उसको क्या करना है, ये चुकाना भी तो है, देना भी तो वापस। मतलब वो जो 10 करोड़ जो है सरकार के पास ऋण आ रहा है, वो सरकार के ऊपर लायबिलिटी है ना, क्योंकि वो देयता में आएगा, सरकार को देना है वो।
ये वापस देना है सरकार को, वो 10 करोड़ चुकाना है, विथ इंटरेस्ट चुकाए या इंटरेस्ट नहीं भी दे उसको 10 करोड़ क्या करना है, चुकाना है। मतलब ये भी रिसिप्ट है, तो या इसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं कहेंगे। मतलब ऐसा रिसिप्ट जब सरकार के ऊपर वो क्या हो, लाइबिलिटी नहीं हो। मतलब ऐसा रिसिप्ट जब सरकार के ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, जैसे मैंने लोन का एग्जांपल लिया, लोन अगर लेते हैं, आप ही लोन लेते हैं तो आपको चुकाना भी है, तो वो आपके ऊपर क्या हो जाता है, लाइबिलिटी हो जाता है ना। क्लियर है चीज। लेकिन कैपिटल अच्छा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक दो एग्जांपल और मैं समझाता हूं तो आपको स्पष्ट होगा। तो क्या हो सकता है रेवेन्यू रिसिप्ट का, एक्सपेंडिचर रिसिप्ट, तो क्या हो सकता है रेवेन्यू रिसिप्ट में? तो रेवेन्यू रिसिप्ट में हो सकता है जैसे हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, आप जो टैक्स पे करते हैं, तो जो टैक्सेबल इनकम है सरकार का, टैक्स से जो इनकम आता है, तो वो तो सरकार के ऊपर क्या है, देता नहीं है ना, लाइबिलिटी तो नहीं है सरकार के ऊपर। तो उस रिसिप्ट को हम लोग क्या कहेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब एकदम साफ सुथरा पैसा कि हमको चुकाने उकाने का झंझट नहीं, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में कि मेरे कपाड़ पे कोई बोझ नहीं है कि वो पैसा हमको देना ही है। समझ पा रहे बात? तो रेवेन्यू रिसिप्ट उस रिसिप्ट को कहते हैं जो लाइबिलिटी को क्रिएट नहीं करता। तुम्हारे आपके कपाड़ पे क्या है, कोई बोझ नहीं है। जैसे सरकार का कोई कंपनी है और वहां से सरकार लाभ कमा रहा, प्रॉफिट कमा रहा, तो वो प्रॉफिट जो है वो सरकार के खाते में जो जाएगा वो कौन सा रिसिप्ट में जाएगा, रेवेन्यू, क्योंकि उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है। आप सड़क पे जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बिना हेलमेट का पकड़ लिया पुलिस और चालान काट दिया, तो आपने फाइन भरा, तो आप जो फाइन भरते हैं वो सरकार का कौन सा रिसिप्ट होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट होगा ना, क्योंकि बस इतना, बस आपको कॉमन सेंस लगाना। मैंने 2-3 एग्जांपल दिया, आपसे एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो आप बता पाइएगा। कुछ भी ऑप्शन दे दे, आप दिमाग लगाइएगा, अच्छा ये इनकम में रिसिप्ट लाइबिलिटी को क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं, ये इनकम में है ना, तो बस इतना समझना। अच्छा, सरकार अपना कोई जमीन बेच दे, एसेट को बेच दे, वहां से जो इनकम कमा रहा है वो नहीं काउंट होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, रेवेन्यू रिसिप्ट का 2 परिभाषा, एक परिभाषा कि लाइबिलिटी को क्रिएट नहीं करे, और दूसरा क्या है कि अपना एसेट को बेचकर पैसा नहीं कमाया हो, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग रखते हैं किसमें, रेवेन्यू रिसिप्ट में। क्लियर? सरकार को कोई ग्रांट दे, समझिएगा, मैंने पहला एग्जांपल दिया था कि सरकार को कोई लोन दे, लोन अगर सरकार के ऊपर आता है, ऋण अगर सरकार के ऊपर आता है, तो सरकार के ऊपर क्या है, वो लाइबिलिटी है ना, उसको चुकाना है। लेकिन ग्रांट, अगर ग्रांट समझते हैं अनुदान, बोलते हैं दान किया वो चीज वापस नहीं होता। मान लो कोई सरकार को अनुदान दे दिया, ठीक है, अब सरकार को अनुदान कहीं से अगर मिल रहा है, ग्रांट अगर कहीं से मिल रहा है, तो उसको तो चुकाना नहीं है। तो आप बताइए ग्रांट को किस रिसिप्ट में डालेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट में डालेंगे कि नहीं डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। लेकिन लोन को हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट में नहीं डालेंगे। क्लियर है चीज है ना? तो क्योंकि ग्रांट के द्वारा जो पैसा मिला उसको हमको चुकाना नहीं, वो मेरे ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, सरकार अगर किसी को लोन देती है, सरकार ने किसी को लोन दे दिया, अब उस लोन से जो इंटरेस्ट पेमेंट कमा रहा है सरकार, उससे जो इंटरेस्ट मिल रहा है सरकार को, जो ब्याज मिल रहा है सरकार को, उसको किसमें रखेंगे हम लोग? उसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट में रखेंगे कि नहीं? बिल्कुल रखेंगे। समझ पा रहे बात? सरकार अगर लोन ले रहा है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, लेकिन सरकार ने लोन दिया है और उसके बदले जो इंटरेस्ट ले रहा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट। स्पष्ट हो रहा है? मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट हो गया होगा। ओके, एंड व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट? तो कैपिटल रिसिप्ट उस रिसिप्ट को कहते हैं, इसी का उल्टा कर दीजिए, जो लाइबिलिटी को क्रिएट करता है और जो एसेट को बेचकर कमाया गया है, उस रिसिप्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल। जैसे लोन, अभी मैंने एग्जांपल दिया, लोन जो लेते हैं वो क्या करता है? लाइबिलिटी को क्रिएट करता है, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट तो नहीं होगा, कौन सा रिसिप्ट होगा? कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है? लाइबिलिटी को क्रिएट करता है। क्लियर इसी है ना? और साथ ही साथ एसेट को बेच करके, एसेट को, अपना परिसंपत्ति को बेच करके हासिल, सरकार कोई जमीन बेच दे, सरकार कोई कार्यालय बेच दे, कोई ऑफिस बेच दे, है ना, कोई फैक्ट्री बेच दे, तो वो वहां से जो इनकम कमाएंगे उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट में रखते हैं। क्लियर है ना? ये मेरे ख्याल से ये दोनों रिसिप्ट, इसी को बोलते हैं टोटल रिसिप्ट। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा एक बार कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। अब यहां पे देखिए क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उस खर्च को हम लोग कहते हैं, राजस्व जो खर्च होता है उस खर्च को हम लोग कहते हैं जो एसेट को क्रिएट ना करे, ऐसा खर्च जो एसेट ना बनाए, परिसंपत्ति ना बनाए। अब बोलिए सर ऐसा खर्च मतलब समझ नहीं आया, समझाता हूं, समझिएगा। आप अपने से लेके देखिएगा। मान लीजिए आपने क्या किया, कहीं पे खर्च किया, 2 जगह आपने खर्च किया। क्या क्या खर्च किया? एक जगह मान लीजिए आप फैक्ट्री बना रहे हैं और आप कोई चीज का फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो वहां पे आप खर्च करते जा रहे हैं, आपका पैसा क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है, ठीक। लेकिन वो जो आप खर्च कर रहे हैं वो आपका क्या होगा? वो एसेट को क्रिएट करेगा ना। वो फैक्ट्री जब बन जाएगा
जब उसमें प्रोडक्शन होना शुरू होगा तो वो पैसा कमा के देगा ना आपको। समझ पा रहे? क्लियर है ना? तो ऐसा खर्च है ना, एक खर्च आपने क्या किया कि ऐसा खर्च आपने किया जो एसेट को क्रिएट कर रहा है, और एक ऐसा खर्च, मान लीजिए आप कहीं गए, आप कोई गरीब आदमी बैठा है, उसको आपने 5,000 रुपया दे दिया, 10,000 रुपया दे दिया, ऐसे फ्री में दान दे दिया, या 500 रुपया दे दिया, 100 रुपया दे दिया, 5 रुपया ही दे दिया, कुछ भी दे दिया आपने किसी गरीब को दे दिया 5 रुपया, तो ये भी तो खर्च कर रहे हैं। तो ये खर्च जो कर रहे हैं वापस तो नहीं आएगा ना, ये एसेट को तो क्रिएट नहीं कर रहा। तो ऐसा खर्च जो एसेट को क्रिएट ना करे, ऐसा खर्च जो एसेट को क्रिएट ना करे, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सरकार जैसे वेलफेयर स्कीम चलाता है, कल्याणकारी योजना चलाता है, सरकार सब्सिडी देता है ना सब्सिडी, तो ये सब जो खर्च है सरकार का, ये सब किसमें आ जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर उस खर्च को बोलेंगे जो एसेट को क्रिएट करता है। जैसे सरकार सड़क बनाता है, सरकार ब्रिज बनाया, सरकार हॉस्पिटल बनाया, यूनिवर्सिटीज बनाया, है ना, कॉलेजेस बनाया, तो वहां पे जो सरकार खर्च कर रहा है, सरकार कोई इंडस्ट्री बनाया, फैक्ट्री बनाया, है ना, या सरकार मतलब इस तरह का कहीं पे भी खर्च कर रहा है, किसी कंपनी में खर्च कर रहा है, उसका शेयर ले रहा है, तो वहां से क्या होगा? वो एसेट को क्रिएट करेगा। तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेरे ख्याल से ये स्पष्ट हो गया होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद रहेगा आपको अच्छे से, है ना। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है, बहुत 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 इजी लैंग्वेज में कि रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, और एकदम सरल एग्जांपल के साथ समझाया। अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से वीडियो सुनिएगा, जरूर समझ में आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, क्लियर है? ये दोनों डेफिसिट हमने समझ लिया, ठीक है। प्राइमरी और इफेक्टिव डेफिसिट क्या होता है, अब देखिए समझिएगा। प्राइमरी डेफिसिट में क्या करते हैं, सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट को हम लोग क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, और जो निकलता है उसी को बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है? जो भी फिस्कल डेफिसिट है सरकार का। अच्छा एक बात बताइए, फिस्कल डेफिसिट है, सरकार ने ऋण लिया है, लोन लिया है, और लोन जो ले रहा है तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट भी तो कर रहा है, सरकार इंटरेस्ट पेमेंट भी तो कर रहा है। तो अब मान लीजिए लंबी अवधि के लिए सरकार ने ऋण लिया है, लोन लिया है, अब लंबी अवधि के लिए जब लोन लिया है तो उसमें इंटरेस्ट पेमेंट लंबी अवधि के लिए करना पड़ेगा। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जब लंबी अवधि के लिए लोन लिया है तो 1 मिनट के लिए हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं, और तब देखते हैं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना है, एक तरह से, है ना। तो उसको हम लोग प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट समझ में आ गया कि इंटरेस्ट पेमेंट जब माइनस हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? किसमें? फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट जब माइनस हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग प्राइमरी डेफिसिट बोलेंगे। क्लियर है चीज, है ना? इसको आप ध्यान रखिएगा। स्पष्ट है प्राइमरी डेफिसिट। अब लास्ट है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिर मैं आपको डेटा पे आता हूं। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? एक एग्जांपल से आप समझिएगा तो ये स्पष्ट होगा। देखिए, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? जैसे आपको पता है कि सरकार जो है केंद्र सरकार का, मतलब यूनियन गवर्नमेंट का बात करें, यूनियन गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, ठीक, कोई भी सरकार, राज्य सरकार है मान लीजिए, है ना, बिहार सरकार है, झारखंड सरकार है, यूपी सरकार, वेस्ट बंगाल, कोई भी सरकार है। यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया? राज्य सरकार को ग्रांट दिया, ठीक, क्या दिया? अनुदान दिया। क्या दिया? अनुदान, ग्रांट दिया। तो यूनियन गवर्नमेंट जो ग्रांट दे रहा है, तो ये सरकार का एक्सपेंडिचर, यूनियन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है कि रिसिप्ट है? एक्सपेंडिचर है ना, खर्च है ना, ये क्या है? सरकार का एक्सपेंडिचर है, ये सरकार का क्या है? एक्सपेंडिचर। क्लियर? लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास जो ग्रांट आ रहा है, ये स्टेट गवर्नमेंट का क्या है? रिसिप्ट है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट का क्या है? रिसिप्ट है। क्लियर है? ये स्टेट गवर्नमेंट का क्या है? रिसिप्ट। मतलब यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का जो खर्च है, ग्रांट दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट का वो क्या है? आय है ना, वो क्या है? इनकम है, रिसिप्ट है। कैसा इनकम है आप लोग बताइएगा, आप बताइए मुझे। यूनियन गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर दे रहा है तो कौन सा एक्सपेंडिचर में इसको हम लोग रखेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे? आप वीडियो को पॉज करके सोचिए और बताइए, मैं अभी जवाब देता हूं आपको। इस एक्सपेंडिचर को क्या बोलेंगे? इस एक्सपेंडिचर, आप मुझे बताइए, ऐसे समझिएगा, जब ये ग्रांट दे रहा है यूनियन गवर्नमेंट, तो कोई एसेट को क्रिएट कर रहा है क्या? मतलब एसेट उससे बनेगा क्या?
कोई परिसंपत्ति बनेगा क्या? नहीं। अगर ये लोन देता तब तो एसेट बनता है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट ये देता, ब्याज देता ना। लेकिन यहां पे मैंने क्या बोला कि ये ऐसा खर्च जो वापस नहीं आने वाला, तो ग्रांट दे दिया, तो उस खर्च को हम लोग क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बताइए सरकार का ये क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। यूनियन गवर्नमेंट का क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वही स्टेट गवर्नमेंट का रिसिप्ट होगा, तो कौन सा रिसिप्ट? आप बताइए, इस रिसिप्ट में लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है क्या? लायबिलिटी बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है ना। ग्रांट दे रहा ना, लोन देता तो लायबिलिटी रहता स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन लायबिलिटी नहीं हो रहा, तो स्टेट गवर्नमेंट का ये रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जो केंद्र सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वही राज्य सरकार का क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? अब समझिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो ग्रांट का पैसा स्टेट को दिया गया, अब इस स्टेट गवर्नमेंट इस ग्रांट का पैसा को अलग अलग जगह पे खर्च कर सकता है। मान लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ पैसा को वेलफेयर स्कीम में खर्च कर दिया, कुछ पैसा को सब्सिडी में खर्च कर दिया, मतलब एक कल्याण करने के लिए कुछ पैसा को क्या किया? खर्च किया। तो आप एक बात समझिएगा, जब ये कल्याण करने के लिए कहीं पे खर्च कर रहा है ना, कल्याण करने के लिए कहीं पे खर्च कर रहा है, तो आप बताइएगा इसमें कैपिटल फॉर्मेशन होगा क्या? नहीं होगा। कैपिटल फॉर्म इससे क्या पूंजी बनेगा क्या? नहीं बनेगा। मतलब क्या हुआ कि जब स्टेट गवर्नमेंट जो है ग्रांट का पैसा वेलफेयर स्कीम में लगा रहा है, उससे कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। और मान लीजिए कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया? फैक्ट्री बनाने में लगा दिया। समझिएगा, ग्रांट का पैसा एक जगह कहां पे खर्च कर रहा है? सब्सिडी में, वेलफेयर स्कीम में, इस जगह पे खर्च कर रहा है, कल्याण करने में खर्च कर रहा है। उससे तो कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई एसेट तो नहीं बनेगा। लेकिन वही ग्रांट का पैसा ये कैपिटल फॉर्मेशन में खर्च कर दे, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन में क्या कर दे? खर्च कर दे। तो आप बताइएगा, फैक्ट्री लगा दे, मान लो कोई फैक्ट्री बनाने में ये पैसा खर्च कर दे, ठीक है, फैक्ट्री बनाने में पैसा खर्च कर दे, तो याद रखिएगा, तो इस पैसा से क्या होगा? कैपिटल फॉर्मेशन होगा, है ना, पूंजी निर्माण होगा। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, हम उस डेफिसिट को कहते हैं जब सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट में माइनस कर देते हैं ग्रांट का वो पैसा जो कैपिटल फॉर्मेशन में लगा है, और जो निकलता है उसको हम लोग इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। स्पष्ट हो गए? तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? समझ में आ गया? क्या होता है? सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट में क्या माइनस कर देते हैं? ग्रांट का वो पैसा जो राज्य सरकार को दिया गया, जो पैसा राज्य सरकार ने कैपिटल फॉर्मेशन में खर्च किया है, और उसमें जो बचता है वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है। क्लियर है ना? तो इसको आपको याद रखना। अब देखिए, तो मेरे ख्याल से ये चारों डेफिसिट आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी इंटरव्यू में ये सवाल पूछेगा, कहीं भी ये सवाल पूछेगा, तो आप अच्छे से इसको क्या कर पाइएगा? बता पाइएगा। क्लियर है? ओके। अब देखिएगा, आपको कौन सा डेटा याद रखना? आपको देखिए, अब अच्छा, रिवाइज एस्टीमेट, बजट एस्टीमेट, ये क्या होता है ये भी मैंने बताया है बहुत सारे वीडियो में। पिछले साल का वीडियो भी मैंने बताया, तो वहां भी जाके आप देख सकते हैं। मैंने स्पष्ट किया है RE का मतलब, BE का मतलब, है ना। यहां पे मुझे ये बताना, मैंने ये आपको समझाया, और इसको आप समझ लीजिएगा। इस बार जो 25-26 का जो बजट आया है, इसमें फिस्कल डेफिसिट बजट एस्टीमेट है, ये एक्चुअल नहीं है, ये एस्टीमेट है। कि एस्टीमेट रखा जा रहा है कि 4.4% हम क्या करेंगे? 4.4% हम क्या करेंगे? याद रखिएगा, 4.4% फिस्कल डेफिसिट हमारा रह सकता है, ऐसा एस्टीमेट है। मतलब घाटा, फिस्कल डेफिसिट कितना रहेगा? 4.4। तो ये 4.4%, इसको आप, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछ देगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि 25-26 में फिस्कल डेफिसिट कितना, तो आप बता दीजिएगा 4.4%। क्लियर? रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? तो 1.5%, एकदम याद कर लीजिए। 4.4%, 1.5%। प्राइमरी डेफिसिट कितना है? 0.8%। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 0.3%। क्या है? 0.3%। क्लियर है? तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, 4.4, 1.5, 0.8, 0.3, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इधर का जो डेटा है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, सरकार देता है, मैंने लिखा, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, 2024-25 का ये रिवाइज्ड एस्टिमेट दिया गया, एक्चुअल नहीं है, क्योंकि 2024-25 फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको पता है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, तो अभी क्या 31 मार्च आ गया है? नहीं आया ना। तो याद रखा, बजट कब? 1 फरवरी को पेश किया गया। तो 1 फरवरी को जब आया तो ये रिवाइज एस्टिमेट, जैसे
जब 26-27 का बजट आएगा अगले वर्ष, याद रखिएगा, जब 26-27 का बजट आएगा अगले वर्ष, तो देखा जाएगा कि बजट एस्टीमेट जो मेरा फिस्कल डेफिसिट 4.4% था, फिर हम रिवाइज करेंगे उसको और देखेंगे कि हमारा घाटा जो है वो कितना 4.4% रहा, ये इससे बढ़ा, ये इससे घटा। तो उस डेटा को जब अगले वर्ष के बजट में लिखा जाएगा, तो उसी प्रकार जैसे 2024-25 का रिवाइज्ड एस्टीमेट लिखा गया, आरई लिखा गया, वैसे ही अगले वर्ष 2026-27 का जब बजट आएगा, तो उसमें 2025-26 का बीई जो 4.4% है, ये बीई चला जाएगा इधर, आरई में चला जाएगा, और यहां पे 2026-27 का बजट एस्टीमेट पेश किया जाएगा। ये एक्चुअल डेटा नहीं है, ये सरकार का योजना है कि हम 4.4% तक अपना फिस्कल डेफिसिट को लाएंगे, क्योंकि 24-25 का जो रिवाइज है वो 4.8%। तो घाटा को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। दिनों दिन सरकार क्या चाहेगा, अपना घाटा, अपना डेफिसिट को क्या करना, घटाने का। तो याद रखिएगा जो 2024-25 का रिवाइज एस्टीमेट है 4.8%। तो थोड़ा सा इधर का डेटा तो नहीं, लेकिन ये डेटा इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो सकता है सिर्फ फिस्कल डेफिसिट के लिए और रेवेन्यू डेफिसिट के। ये सबका उतना नहीं पूछेगा, ये सबका मेनली इधर वाला ही पूछता है। लेकिन फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट में आप ये भी ध्यान रखिएगा, कभी एग्जाम में ये पूछ दे कि 2024-25 का आरई, और आपके दिमाग में है हम तो ये वाला रटे हैं, आप ये वाला देख ही नहीं रहे कि 24-25 पूछ रहा है, रिवाइज एस्टीमेट पूछ रहा है कि बजट एस्टीमेट पूछ रहा है। तो रिवाइज एस्टीमेट जब पूछेगा तो आप बता दीजिए 4.8, फिस्कल डेफिसिट कितना है 4.8%, और रेवेन्यू डेफिसिट कितना 1.9%। और देख सकते हैं आप प्राइमरी डेफिसिट 1.3 और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.0। मैं एक बार बोल देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। फिस्कल डेफिसिट यहां देखिए 22-23 से दिया 6.4, 5.6, 4.8, 4.4, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट 4.0, 2.6, 1.9, 1.5, प्राइमरी डेफिसिट 3.0, 2.0, 1.3, 0.8, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 2.8, 1.6, 1.0, 0.3। तो ये था आपका डेफिसिट, ये था आपका फिस्कल डेफिसिट, ये था आपका रेवेन्यू, प्राइमरी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं बोलूंगा कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।